हिंदी गद्य साहित्य का विकास। जी हाँ, हिंदी गद्य साहित्य का विकास कहें या हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कहें, ये आपको 5 अंक दिलाता है। ऑब्जेक्टिव सवाल यहां से पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा डर आपको इसी में लगता है, पर डरने की कोई बात नहीं है। जब ज्ञान सिंधु का साथ है तो डरने की क्या बात है। जुड़ गए हैं आप ज्ञान सिंधु क्लासेस के साथ, और अरुणेश कुमार मैं हूं, मुझे तो आप जानते ही हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। और आज से हमारी क्लासेस का धुआंधार प्रारंभ हो रहा है। आज है 7 अप्रैल। क्षमा चाहेंगे, हमने 6 अप्रैल को वादा किया था, परंतु किसी कारणवश नहीं, एक दुखद घटना हुई जिसके कारणवश क्लासेस हमारी नहीं चल पाई। तो उसके लिए हम भाई आपसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन फिलहाल आज कोई दिक्कत नहीं है, क्लासेस तो हम हर हाल में देंगे। समय नहीं होगा अगर लाइव आने का तो पहले ही रिकॉर्ड करके दे देंगे, समय होगा तो हमेशा हम लाइव आने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। बड़े इत्मीनान के साथ देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा, डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ ही हम सारी बातें समझेंगे। एक डिटेल्ड वीडियो होगा, वन शॉट में हम हिंदी गद्य साहित्य का विकास आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद हम हिंदी काव्य साहित्य का विकास अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो 5-5 10 अंकों का हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी गद्य साहित्य के विकास का पहला सवाल। हिंदी गद्य का सबसे पहले काल विभाजन आपको समझना होगा, क्योंकि काल विभाजन से एक सवाल जरूर पूछता है। यहां पर पूर्व भारतेंदु युग या प्राचीन युग जिसे हम कहते हैं गद्य का, वो कहां से प्रारंभ होता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको रखना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर 13वीं शताब्दी, क्या 13वीं शताब्दी से 1868 तक का जो समय रहता है, वो आपका जो समय है वो पूर्व भारतेंदु युग कह सकते हैं या प्राचीन युग कह सकते हैं। अब ये काव्य के क्षेत्र में भी काल विभाजन चल जाएगा और गद्य के क्षेत्र में भी चल जाएगा, क्योंकि भारतेंदु जी ने गद्य भी लिखा, काव्य भी लिखा, दोनों बातें लिखी, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। समझिए, अब इसके बाद भारतेंदु युग, इसके बाद आएगा आपका भारतेंदु युग। क्या आएगा? भारतेंदु युग। अब भारतेंदु युग कब से कब तक चला? तो सन 1868 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो समय है वो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। ये आपसे पूछा गया सवाल मैं बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो भारतेंदु युग 1868 से लेकर के 1900 तक चला। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, क्योंकि मैं अगर कह दूं कि ये इंपॉर्टेंट है तो आप मानिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भारतेंदु युग को, अच्छा एक चीज है, एक और चीज आपसे पूछेगा कि भारतेंदु युग को और किस नाम से जाना जाता है? तो पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। पुनर्जागरण काल, हिंदी में पुनर्जागरण काल के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप चुपके से लिख दीजिएगा कि भैया भारतेंदु युग को जाना जाता है पुनर्जागरण काल के नाम से। अब भारतेंदु में छोटा ऊ की मात्रा है, तो छोटा ऊ से पुनर्जागरण में भी छोटा ऊ की मात्रा है, तो याद रखना पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है। भारतेंदु युग 1868 से लेकर के 1900 ईस्वी तक चला। ठीक है, अगला सवाल आता है कि भैया द्विवेदी युग। अब ये द्विवेदी युग कब से कब तक चला? बहुत अच्छा सवाल है। ये भी खासा इंपॉर्टेंट नहीं, ये वेरी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं। कई बार पूछा गया, इसके लेखक पूछे गए, सब पूछा गया। तो द्विवेदी युग जो चला वो आपका 1900 ईस्वी से लेकर के 1922 ईस्वी तक चला। क्लियर? ये एकदम क्लियर है। अच्छा, भारतेंदु युग, आपसे कई और बातें भी भारतेंदु युग में बताई जा सकती हैं, जैसे कि मतलब दूसरे दूसरे ऑप्शन भी आपको इसमें मिल सकते हैं। कौन से मिल सकते हैं? दूसरे ऑप्शन में आपको सन 1850 से लेकर के 1900 का ऑप्शन भी मिल सकता है। यह भी सन भारतेंदु युग का है, सही है।
सन 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का भी समय भारतीय युग का माना जाता है, तो यह भी सही है। ये दोनों ही चीजें सही हैं, बट सर्वाधिक सही ऑप्शन ये है। अगर ये दोनों और ऑप्शन हो और ये भी हो तो आपको यही टिक करना है, ना कि ये वाला। अब बात को समझ में बात आई? तो ये भी ऑप्शन आपको मिल सकते हैं देखने को, ये नहीं मिलेगा तो इनमें से कोई मिलेगा, तो आप ये लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आगे समझिए भैया। चलिए इसको मैं क्या करता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। इतनी बात समझ में आई? जो लोग जुड़े हैं जरा अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि देखो भैया, अकेले हम क्लास कुछ कर नहीं पाएंगे। आप आपका और हमारा दोनों लोगों का जब काम, मतलब दोनों लोग जब मिलेंगे मजा तभी आएगा, है ना? दोनों लोग जब मिलेंगे मजा तभी आएगा। अच्छा, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। जागरण सुधार काल, ये नोट करते रहना। कुछ चीजें टाइप करना भूल गए हैं तो मैं बता दे रहा हूं। जागरण सुधार काल के नाम से द्विवेदी युग को जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना। 1900 से लेकर के 1922 ईस्वी तक का समय जो है ये आपका द्विवेदी युग का समय है। इसी द्विवेदी युग में एक सरस्वती पत्रिका प्रकाशित होती है। कौन सी पत्रिका? सरस्वती पत्रिका, जो कि सन 1900 में प्रकाशित होना प्रारंभ होती है और 1920 तक प्रकाशित होती है। प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास और दूसरे संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में बनते हैं, 1920 तक इसका प्रकाशन करते हैं। तो अगर आपसे पूछे सरस्वती के संपादक कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर नामकरण किया गया था। बात क्लियर हुई? चलो, शुक्ल युग या फिर इसी को कहते हैं छायावादी युग, यानी गद्य के निबंध के क्षेत्र में जो शुक्ल युग का नाम हुआ, जो नाम मतलब निबंध के क्षेत्र में जिस युग का नाम शुक्ल युग था, काव्य के क्षेत्र में उसी युग का नाम जो था वो छायावादी युग था। यानी शुक्ल युग कहें या छायावादी युग कहें या प्रेमचंद युग कहें या प्रसाद युग कहें, ये चार नाम एक ही युग के हैं। जो युग सन 1919 से लेकर के 1938 तक का समय रहा जिसका, वही है। चाहे शुक्ल युग कहो वो भी 1919 से 1938 तक रहा, छायावादी कह लो 1918 से 1936-38 तक रहा, प्रसाद युग कह लो 1919 से 38 तक रहा, प्रेमचंद युग कह लो 1919 से 1938 तक रहा। तो ये सारे युगों के नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन समय एक ही है और एक ही समय के अलग अलग नाम कह सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो शुक्ल युग को ही हम छायावादी युग कहते हैं, शुक्ल युग को ही हम क्या कहेंगे? प्रेमचंद युग कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेमचंद युग कहेंगे। और शुक्ल युग को ही हम क्या कहेंगे? प्रसाद युग कहेंगे। हाई स्कूल में सवाल पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा, निम्न में से शुक्ल युग का कौन सा नाम सही नहीं है, या फिर शुक्ल युग को और किन नामों से जाना जाता है, ये सवाल पूछा जा चुका है। तो 1922 ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी तक का जो समय रहा वो शुक्ल युग रहा, लेकिन हम इसको कट करेंगे। हम यहाँ क्या लिखेंगे? 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक का जो समय रहा ये आपका छायावादी युग कह सकते हो, शुक्ल युग कह सकते हो गद्य के क्षेत्र में। और छायावादी युग की समय सीमा भैया, छायावादी की 1918 से लेकर के 1936 तक भी मानी जाती है। तो इसमें घबराने कोई बात नहीं है, यह भी सही है, यह भी सही है। लेकिन गद्य के क्षेत्र में 1919 से 1938 तक का समय जो है वो आपको सही माना जाता है। ठीक है, चलो। तो शुक्ल युग समझ गए कि भारत भैया पूर्व भारतीय युग 13वीं शताब्दी से लेकर 1868 तक रहा, भारतीय युग 1868 से लेकर के 1900 तक रहा, द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1922 तक रहा, छायावादी युग 1936-38 से लेकर के, यानी शुक्ल युग 1919 से लेकर के 1936-38 तक रहा। ठीक, इसके बाद आता है कौन सा युग? शुक्लोत्तर युग आता है। शुक्लोत्तर युग 1938 के बाद का जो युग रहा वो शुक्लोत्तर युग कहलाता है। और इसी हम शुक्लोत्तर युग को भैया क्या कह सकते हैं? इसी शुक्लोत्तर युग को हम छायावादोत्तर युग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शुक्लोत्तर युग को ही हम छायावादोत्तर युग कहेंगे। ठीक है,
तो ये 1938 से लेकर के कुछ लोग 1947 तक मानते हैं, ये भी सही है। स्वतंत्रोत्तर युग 1947 से लेकर के अब तक, तो यहां पर सुधार कर लीजिएगा, 1919 कर लीजिएगा। पीडीएफ में मैं सुधार कर ही आपको अपडेट करूंगा। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ज्ञान सिंधु क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां से आपको कोर्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, पर माई कोर्स में जाएंगे तो आपको एक कोर्स मिलेंगे फ्री वाले, जहां से आप यूट्यूब की डायरेक्ट लिंक पाएंगे और सीरियल से चीजें लगी मिल जाएंगी। टेस्ट सीरीज और ई बुक के रूप में आपको चीजें उपलब्ध मिल सकती हैं, जिनका पेड हो सकता है। लेकिन हम अभी आपसे ये नहीं कहते हैं कि आप पेड कोई चीज लीजिए, क्योंकि हम राष्ट्र हित में शिक्षा स्टार्ट किए हैं तो पूरी करके ही मानेंगे। हमारा ध्येय है राष्ट्र हित में शिक्षा, इसलिए हम आपसे पेमेंट की बात बिल्कुल करते ही नहीं है। आप अपने आप से कर देते हैं गलती से, तो भैया वो आप जाने। मैंने आपसे नहीं कहा कि अभी कोर्स लीजिए, मेरा कोर्स ही नहीं है, कोर्स इस बार मैं बेच ही नहीं रहा हूं, ठीक है। हमेशा आप जानते हैं मैं निशुल्क ही पढ़ाता हूं, कोर्स लेने की, मेरी बैच लेने की कोई जरूरत है नहीं। निशुल्क बैचेस हैं, चाहे आप ऐप पर सर्च कर सकते हैं और चाहे आप यूट्यूब पे ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में, और 9-10 के जो बच्चे हैं वो ज्ञान सिंधु यूपी बोर्ड 9-10 अलग चैनल है, उनको वहां पर पढ़ाते हैं। आप सभी उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इमरजेंसी में वहां पर भी क्लास आपकी, वहां पर भी सूचना मिलेगी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद हम बढ़ते हैं अपना अगली स्लाइड पर। इसके बाद पढ़ेंगे हम विभिन्न विधाओं की प्रथम रचना। ये बहुत पूछा जाता है, इस बार भी पूछी गई थी। इस बार जो 25 में आपका एग्जाम हुआ था, यानी प्रीवियस ईयर में, अब तो हम 26 का पढ़ा रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुआ था वहां पर भी पहली रचना पूछी गई थी, ठीक है। तो सबसे पहले खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना किसे माना जाता है, यह सवाल बनेगा, ठीक है। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा, और इसके लेखक हैं जटमल। कुछ लोग मानते हैं चंद छंद वर्णन की महिमा, ठीक है, चंद छंद वर्णन की महिमा। और ये जो चंद छंद वर्णन की महिमा है, ये कवि गंग के द्वारा क्या किया गया था, इसको कवि गंग के द्वारा लिखा गया था, चंद छंद वर्णन की महिमा। और गोरा बादल की जो कथा है ये जटमल के द्वारा लिखी गई थी, जटमल कृत है, यानी जटमल के द्वारा रचित है गोरा बादल की कथा। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। इतनी बात समझ में आई। अब आप कहेंगे सर चंद छंद वर्णन की महिमा जो कवि गंग के द्वारा लिखी गई है, वह भी हिंदी के गद्य की प्रथम रचना, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि आचार्य शुक्ल जी ने सर्वाधिक प्रमाणित जो माना है वो चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग से माना है, ठीक है। तो वो ज्यादा प्रमाणिक है, बाकी दोनों ही एक चीज हैं, अलग अलग चीजें नहीं हैं। हिंदी का प्रथम नाटक आपसे पूछ ले, प्रथम नाटक की बात करें तो नहुष प्रथम नाटक है, और इसके लेखक हैं गोपाल चंद्र गिरधरदास। गोपाल चंद्र गिरधरदास जो हैं वो भारतेंदु जी के पिताजी हैं। हिंदी का पहला मौलिक नाटक, प्रथम नाटक लिखने वाले गोपाल चंद्र गिरधरदास हैं। नहुष एक रचना किसकी है, मैथिली शरण गुप्त जी की भी है, लेकिन आप परेशान न हो, एक नाम से कई रचनाएं मिल सकती हैं, अलग अलग लेखकों की मिल सकती हैं। अब यहां पर नहुष गोपाल चंद गिरधरदास का हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है, तो इसमें दो राय नहीं है। अब आगे पढ़िए, आगे अगली क्या बात आती है, अगली रचना है हिंदी का प्रथम उपन्यास। प्रथम क्या है, उपन्यास है। अब प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। अब ये परीक्षा गुरु जो है ये इसके लेखक कौन हैं, परीक्षा गुरु के लाला श्रीनिवास दास। कभी कभी आपको केवल श्रीनिवास या श्रीनिवास दास लिखा मिल सकता है, लाला इनका उपनाम, लाला नाम से भी प्रसिद्ध थे लाला श्रीनिवास दास। इनका पूरा नाम लाला श्रीनिवास दास कहा जाता है, लेकिन श्रीनिवास दास या श्रीनिवास भी लिखा मिल सकता है ऑप्शन में। बात समझ में आई, चलो ये भी आ गई। तो प्रथम रचना, प्रथम नाटक, प्रथम उपन्यास और प्रथम कहानी आ गई। अब प्रथम कहानी इंदुमती है, किशोरी लाल गोस्वामी की है।
सवाल जहां से बनने हैं बोर्ड में, पढ़ाई वहीं से करनी है और हम पढ़ाएंगे भी वहीं से, क्योंकि हम टाइम वेस्ट करने के लिए यहां पर नहीं खड़े हैं। पढ़ेंगे तो पाएंगे। ठीक है, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी जाती है। फिर आता है हिंदी का प्रथम, क्या है, यात्रा वृत्तांत। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा है। सरयू पार की यात्रा भारतेंदु जी की लिखी गई है, भारतेंदु जी द्वारा लिखी गई है, और भारतेंदु जी ने ही लखनऊ की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा भी यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। एक प्रकार से कहें तो भारतेंदु युग में हिंदी की तमाम गद्य विधाओं का प्रवर्तन हुआ था। ठीक है, भाषा योग वशिष्ठ, जो इस बार पूछा भी गया है, इस सवाल पूछा जा चुका है। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी का लिखा हुआ है। किसका है, राम प्रसाद निरंजनी का है। एक चीज, हिंदी की प्रथम डायरी अगर आपसे पूछे, हिंदी की प्रथम डायरी पूछे तो नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की, नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी है। क्या है, जेल डायरी, ये याद रखना, हिंदी की पहली डायरी। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज पूछे, क्या पूछेगा, रिपोर्टाज। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज आपका है लक्ष्मीपुरा। क्या है, लक्ष्मीपुरा, और ये लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान का लिखा हुआ है। किसका है, शिवदान सिंह चौहान। तो इसको भी मत भूलिएगा, बहुत बार पूछा गया है। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज हो गया, हिंदी की प्रथम डायरी हो गई, उपन्यास, कहानी, नाटक और यात्रा वृत्तांत। एक चीज और ध्यान रखना, हाँ, और कुछ बचा तो नहीं इसमें बताने को, मतलब मुख्यतः जो गद्य रचनाएं हैं, उपन्यास तो हो गया, नाटक हो गया, कहानी हो गई, यात्रा वृत्तांत हो गया, हिंदी का पहला रिपोर्टाज हो गया। ठीक है, हाँ, चलो, तो कुछ बचा होगा तो आगे प्रश्नों में भी हम कराएंगे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायक और उनकी रचना, ये सवाल आ चुका है। उन्नायक का मतलब है उन्नति करने वाले, यानी खड़ी बोली गद्य के उन्नयन करता, खड़ी बोली गद्य को आगे ले जाने वाले, ऊंचाई पर ले जाने वाले, उन 4 व्यक्तियों के नाम बताइए। वो बड़े 4 व्यक्ति हैं, सभी क्लास के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन 4 व्यक्तियों में पहले पायदान पर आते हैं मुंशी सदासुखलाल नियाज। मुंशी सदासुखलाल नियाज भी इनको कहा जाता था, नियाज उपनाम इनका लगाया जाता था, जिन्होंने सुख सागर लिखा। तो इसको ऐसे याद रखना, सदासुखलाल सुख सागर। ठीक है, सदासुखलाल सुख सागर। इस सुख से इनकी रचना याद कर लेना, इनके नाम में सुख है तो सुख सागर नाम से इन्होंने रचना की है। कभी कभी पूछ लेता है कि वो कौन से 4 उन्नायकों में वो कौन से लेखक थे जिनकी शैली तड़क भड़क शैली में जो रचना लिखते थे, हाँ, शोखी और रंगीनी जिनमें अधिक थी, तो वो आपके हैं मुंशी सदासुखलाल। इनकी तड़क भड़क शैली में लिखते थे, शोखी और रंगीनी इनकी शैली में, लेखन शैली में अधिक है। आगे आते हैं मुंशी इंशाअल्लाह खां। मुंशी इंशाअल्लाह खां जिन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी है। ठीक है, और इनकी जो शैली है हास्य प्रधान और चटपटी शैली है। सवाल एक बार पूछा जा चुका है कि ऐसे कौन, हिंदी गद्य के 4 उन्नायकों में ऐसे कौन व्यक्ति थे जिनकी शैली हास्य प्रधान और चटपटी शैली है, तो वो है मुंशी इंशाअल्लाह खां। अगला है सदल मिश्र। सदल मिश्र आते हैं तीसरे नंबर पे, नंबर से कोई मतलब नहीं है, ऊपर नीचे हो सकते हैं। सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं। नासिकेतोपाख्यान एक ऐसी रचना है जो कठोपनिषद पर आधारित है। ठीक है, काहे पे आधारित है, कठोपनिषद पे आधारित है नासिकेतोपाख्यान। यम नचिकेता की इसमें कहानी है। फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी थे। क्या थे ये, शिक्षक थे। जो सदल मिश्र हैं ये फोर्ट विलियम कॉलेज में शिक्षक थे, टीचर थे। ठीक है, और पंडित लल्लूलाल आगे आते हैं। पंडित लल्लूलाल जिन्होंने प्रेम सागर लिखा।
फोर्ट विलियम कॉलेज में यह भी शिक्षक थे। ठीक है, सदल मिश्र और लल्लूलाल फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी थे, शिक्षक थे। तो सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान, लल्लूलाल का प्रेम सागर हो गया। तो ये चार उन्नायक जो थे इनको बहुत कायदे से रटिए, पढ़िए, बार बार पूछे जाते हैं। कुछ नहीं तो इनकी रचना पूछी जाएगी, ये नहीं तो पूछा जाएगा निम्न में से हिंदी गद्य के, खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक चार नायकों में कौन से नहीं है या कौन से हैं, ऐसे सवाल यहां से बनेगा। चलिए, और यहां पर इतिहास लेखन है, ये अंग्रेजी टाइप, अंग्रेजी क्या है, कन्वर्ट हो गया है, इसे आप छोड़िए। ठीक है, इसे आप छोड़िए, ये कन्वर्ट हो गया है। मैं यहां बात करता हूं, काहे की बात करता हूं, सर्वप्रथम सुव्यवस्थित हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। इसको गांठ बांध लो। किसने लिखा? सर्वप्रथम सुव्यवस्थित हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखने वाले थे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। इसके बाद और इसके पहले, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पहले और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बाद में अनेक इतिहास ग्रंथ लिखे गए, परंतु सर्वमान्य और सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ लिखने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। ठीक है, क्या लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हाँ, मेरे पास वो पुस्तक अवेलेबल है, परंतु मैं अभी दिखा नहीं सकता, कहीं मिल नहीं रही मुझे। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हाँ मिल गई, मैं दिखाई देता हूं आपको। हाँ, तो ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा गया है, सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है, सर्वमान्य ग्रंथ है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको 1929 ईस्वी में लिखा था। इसमें जो लिखा गया है वही सर्वमान्य है, वही सप्रमाणिक, वही प्रामाणिक है। बाद में कुछ एकाध चीजें तो इधर उधर होती ही हैं। तो इनके पहले और बाद में तमाम ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ लिखे गए, उन पर चर्चा करूंगा मैं कि कौन से ग्रंथ लिखे गए और कैसे लिखे गए, क्या लिखा गया। एक ग्रंथ सबसे पहले, यानी अब आप पूछेंगे सबसे पहले पहला इतिहास ग्रंथ कौन था, किसने हिंदी साहित्य का इतिहास स्टार्ट किया था लिखना? समझो भैया, सबसे शुरुआती दौर पर सबसे पहले एक फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। किसने लिखा था? फ्रेंच विद्वान थे जिनका नाम था गारसा द तासी। सबसे पहले इन्होंने प्रयास किया था, गारसा द तासी ने क्या प्रयास किया था? तो गारसा द तासी ने सोचा था कि भाई हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं, सबका इतिहास है, तो हिंदी साहित्य का क्यों नहीं? तो भाई इन्होंने फ्रेंच भाषा में प्रयास किया था हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का। और इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था उस किताब का नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है, एंदुई हिंदुस्तानी। अब इसके बाद जो अगले नंबर पे शिव सिंह सरोज का, शिव सिंह सेंगर ने लिखा शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज क्या है? एक ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ ही है, हिंदी साहित्य के इतिहास की तरह, और ये ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। ठीक है, और इसके बाद द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। काहे में लिखा गया था? अंग्रेजी भाषा में। इसको लिखने वाले थे जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आपसे पूछा जाए द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इस पुस्तक के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। और इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी के लेखक गारसा द तासी हैं। शिव सिंह सरोज के लेखक शिव सिंह सेंगर हैं। इसके बाद जो ग्रंथ लिखा गया ये मिस्र बंधुओं का, मिस्र बंधु विनोद। अब ये मिस्र बंधु जो थे मिस्र बंधु कौन थे? देखो, बंधु माने होता है भाई, तो मिस्र बंधु माने 3 मिस्र भाई थे। मिस्र बंधुओं में सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र आते हैं। कौन कौन है तीनों भाई? सुखदेव, श्याम और गणेश बिहारी मिश्र। सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, ये 3 जो थे, ये तीनों लेखकों का नाम है, कंबाइंड अगर देखा जाए संयुक्त नाम
मिश्र बंधु है। मिश्र बंधु का मतलब है तीनों भाइयों द्वारा लिखा गया ग्रंथ। तो मिश्र बंधु विनोद इस ग्रंथ का नाम था। क्या था? मिश्र बंधु विनोद। पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मिश्र बंधु हैं, जिनमें सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र का नाम आता है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि मिश्र बंधुओं में निम्न में से कौन नहीं थे, या निम्न में से कौन मिश्र बंधुओं का नाम नहीं है। ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो था इसके बाद लिखा गया था 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। ठीक है, तो यही सर्वमान्य था। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद, यानी कि हम कह सकते हैं बाद नहीं, परवर्ती भी कह सकते हो, वो पूर्ववर्ती थे, वो पूर्ववर्ती लेखक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद के इतिहास ग्रंथ या इतिहास लेखक, परवर्ती इतिहास लेखक या परवर्ती इतिहास ग्रंथ, दोनों बातें हैं। अब यहां पर हिंदी भाषा और साहित्य, बाबू श्याम सुंदर दास का ग्रंथ था हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल का भी लिखा गया है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने भी लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से, और हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से रामचंद्र शुक्ल का भी ग्रंथ है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का लिखा हुआ है। ये किताबों के नाम है, पुस्तकों यानी कृतियों के नाम हैं। हिंदी साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये ग्रंथ याद रखना। श्याम सुंदर दास का हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास, हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त। देखिए, इंटरमीडिएट की क्लासेस हमेशा शाम 8 बजे चलेंगी, और 8 बजे से ही आपको चलेंगी। भले रिकॉर्डेड होगा तो भी 8 बजे से प्रीमियर हो जाएगा, प्रीमियर हो जाएगा, लाइव होगा तो भी 8 बजे से लाइव होगा। लाइव ही अक्सर होंगे, रिकॉर्डेड इन केस कहीं हमको जाना है, कहीं जाना है, किसी प्रोग्राम में जाना है, कहीं बुलावा है, कहीं निमंत्रण है, तो ऐसे में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। हम अगर घर पर हैं तो हमेशा लाइव क्लास आपको देंगे। ठीक है, कोशिश रहती है 99.9% लाइव क्लास देने की, परंतु आप जानते हैं हम अकेले हैं तो अकेले पढ़ाते हैं, मतलब है टीम, लेकिन अकेले जब हमारी विषय होगी तो हम ही तो पढ़ाएंगे, और हम नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में सुबह ही रिकॉर्ड करके हम आपको लाइव अपलोड कर देते हैं, और आपको 8 बजे मिलेगा। यानी आपको क्लास नई ही मिलेगी, ऐसा नहीं है कि पुरानी हमारे चैनल पे पड़ी होगी वही आपको मिलेगी, नहीं, क्लासेस हमेशा आपको नई ही मिलेंगी, पुरानी नहीं। पुरानी देना हो तो ऑलरेडी बहुत कुछ मैं पढ़ा चुका हूं। और हाँ, जिनको ज्यादा जल्दी है पुरानी प्लेलिस्ट से आराम से पढ़ सकते हैं, कोई झंझट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ, और शाम 6 बजे कक्षा 11 की क्लासेस चलेंगी, शाम 6 बजे। शाम 8 बजे इंटर की। कक्षा 9 के जो विद्यार्थी हैं और 10 के हैं वो ज्ञान सिंधु यूपी बोर्ड क्लास 9-10 वाले चैनल पे जाएंगे। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त। अब यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या ध्यान देना है, यहां पर शुक्लयुग, ये क्या है शुक्लयुग, मैं थोड़ा सा सुधारता हूं इसको, चलिए सुधर गया, ठीक है। हाँ, शुक्लयुग है। अब शुक्लयुग आपके सिलेबस में कहा गया है कि आपको शुक्लयुग पढ़ना है, शुक्लोत्तर युग पढ़ना है, तो समझिए भाई, यहां पर सबसे पहले शुक्लयुग हम देखेंगे तो शुक्लयुग की समय सीमा समझेंगे। 1919 से लेकर के 1938 तक का जो समय था वो शुक्लयुग का समय था। शुक्लयुग के कई नाम हमने बताए। शुक्लयुग का नाम आपको प्रसाद युग भी मिलेगा, प्रसाद युग। आपसे शुक्लयुग का नाम प्रेमचंद युग कहा जा सकता है, प्रेमचंद युग। ठीक है, एक ही चीज है, छायावादी युग तो है ही है शुक्लयुग। ठीक है, जिन्होंने गद्य लिखा वो शुक्लयुग में आ गए और काव्य लिखा तो छायावादी युग में चले गए। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिए कि शुक्लयुग के मुख्य लेखक और शुक्लयुग की रचनाएं,
यानी कि आपसे ये पूछ देगा कि निम्न में से कौन से लेखक शुक्ल युग के नहीं है। तो सबसे पहले तो हम शुक्ल युग में, शुक्ल युग किसके नाम पर पड़ा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नामकरण जो हुआ था शुक्ल युग का, यह आचार्य शुक्ल रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ही इसका नामकरण हुआ था। देखिए, जब कोई लेखक किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दे देता है और फिर उसी की चर्चाएं होती हैं उस युग में, तो हम उस युग को क्या कह सकते हैं, उसी के नाम से रख देते हैं इतिहासकार जब इतिहास लेखन का कार्य करते हैं। जैसे इस समय आपके सबसे मशहूर कवियों में से कुमार विश्वास है, तो हो सकता है कि आगे चल करके हम इस युग को कुमार विश्वास युग के नाम से जाने, है ना। या बड़े कवियों में बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिनके नाम से, है ना। या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे गोपाल दास नीरज हुए हैं, वो भी आधुनिक कवियों में आते हैं, वर्तमान के कवियों में थे, अभी तो नहीं है, तो उनके नाम पर गोपाल दास नीरज युग कह सकते हैं, नीरज युग कह सकते हैं। तो इसी तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिस समय में लेखन कार्य कर रहे थे, हिंदी साहित्य में योगदान दे रहे थे, तो फिर जब इन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया, तो अब इनके नाम पर ही हिंदी गद्य कि इस समय को, इतनी समय, जितने समय सीमा में इन्होंने अपना योगदान अच्छे से दिया, उतनी समय सीमा को इनके युग नाम से इस युग का नामकरण कर दिया गया। सिंपल सी बात है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं पर विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा कोई पेपर नहीं आया होगा जिसमें इनकी रचना या इनके बारे में न पूछा गया। और खासकर हाई स्कूल की बात करें तो उसमें तो कतई ये छूटते नहीं, लेकिन हाई इंटरमीडिएट में भी आप जब 8-8-16 सेट, इस बार प्रयागराज का एक अलग हिंदी का पेपर हुआ है, तो इस बार के जो सेट हैं वो 7 नहीं 8 सेट हैं, और 8-8-16 सेट हैं आपके इंटरमीडिएट के। तो 16 सेट जो हैं, उन 16 सेट में 160 प्रश्न हुए, तो हर 16 सेट में से कम 8-9 सेटों में आचार्य शुक्ल जी से रिलेटेड प्रश्न जरूर आए हैं। समझिए, रस मीमांसा आलोचना है, त्रिवेणी आलोचना है, चिंतामणि निबंध संग्रह है, विचार भी थी निबंध संग्रह है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, सूरदास आलोचना है। तो इतनी इनकी रचनाएं हैं, रश्मिमांसा, त्रिवेणी, चिंतामणि, विचार भी थी, हिंदी साहित्य का इतिहास, सूरदास। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले पायदान पर और आते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद एक बड़ा नाम है, इनको कतई मत भूलिएगा, एक बड़ा नाम है हिंदी में। प्रसाद युग इनके नाम पर पड़ा, तो कोई छोटे कवि नहीं है। कहानी संग्रह, अब चूंकि गद्य आज की क्लास में हम गद्य का विकास पढ़ रहे हैं, तो जयशंकर प्रसाद के हम पहले गद्य रचनाएं ही ज्यादा पढ़ेंगे। काव्य का इतिहास जब पढ़ेंगे तो इनकी काव्य रचनाएं पढ़ेंगे, इसके बाद चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। हमारा नियम क्या रहता है, हम पहले गद्य पद्य साहित्य का विकास खत्म करते हैं डिटेल्ड, इसके बाद हम पाठों को स्टार्ट करते हैं। एक गद्य का पाठ समाप्त होने पर फिर एक काव्य का पाठ, फिर काव्य का पाठ समाप्त होने पर एक संस्कृत का पाठ, और फिर इसी तरह बीच बीच में सप्ताह में ऑब्जेक्टिव की एक टेस्ट, ऐसे चलाते रहते हैं। फिर एक समय आता है सब कुछ आपको आने लगता है, हिंदी के आप मास्टर हो जाते हैं। तो कहानी संग्रहों में इनकी याद रखना, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, छाया, प्रतिध्वनि, ये ध्यान रखना। आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, छाया और प्रतिध्वनि किसकी कहानी संग्रह है, जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के कुछ उपन्यास हैं जिनमें 3 ही मात्र उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। कंकाल, तितली, इरावती, कितने उपन्यास हैं, 3। 3 में से एक है अपूर्ण, कौन सा, इरावती। तो कंकाल, तितली, इरावती, विधाएं भी पूछी जा सकती हैं, इसलिए विधाओं पर ध्यान दीजिएगा। कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास हैं, इरावती है अपूर्ण। आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, छाया, प्रतिध्वनि, ये क्या है, ये इनके हैं कहानी संग्रह। और इसके बाद नाटकों की अगर बात करें तो अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट, राज्यश्री, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, उर्वशी चंपू नाटक है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की
महाकाव्य भी है, तो ये मत कहिएगा कि इनकी नहीं है, इनकी भी है और उनकी भी रचना उर्वशी है। तो ये ध्यान रखना, उर्वशी चंपू नाटक है, यानी कि गद्य पद्य मिश्रित काव्य को चंपू कहा, गद्य पद्य मिश्रित रचना को चंपू कहा जाता है। एकांकी नाटकों में सज्जन, प्रायश्चित, कल्याणी परिणय और करुणालय गीत नाट्य है। तो इस तरह आप इनके नाटकों को याद कर सकते हैं। मैं एक ट्रिक दे देता हूं, याद रखिएगा, सकप्रा, कयरावि, स्कंद, चंद्र, ध्रुवे, इनमें कुछ नाटक भी हैं, कुछ कहानी भी है, मतलब कुछ नाटक भी हैं, कुछ एकांकी भी हैं, सारे के सारे नाटक नहीं है, इक्का दुक्का एकांकी भी है, ध्यान रखना। यहां पर देखिए, सासे सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, कासे करुणालय, यशोधर्मदेव, ये एक और इनका नाटक है यशोधर्मदेव। कौन सा है? यशोधर्मदेव। ये भी इनका नाटक है, लेकिन ये ऐसा नाटक है जो प्रकाशित ही नहीं हुआ। इन्होंने लिखा तो था लेकिन प्रकाशित नहीं हुआ, तो ये अप्रकाशित नाटक है यशोधर्मदेव। फिर है राजश्री, विशाख, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट, इतने इनके नाटक हैं। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, सकप्रा, कैरावि, स्कंद, चंद्र, ध्रुव, 14 नाटक इनके माने जाते हैं, 14 में एक अप्रकाशित है। चलो भाई हाँ निबंध, हाँ थोड़ा सा निबंध, काव्य और कला तथा अन्य निबंध। काव्य, कला तथा अन्य निबंध, इन्होंने ज्यादा निबंध नहीं लिखे, एक ही लिखे। काव्य, कला तथा अन्य निबंध, इनकी एक और रचना है जो कि निबंध रचना है, एक ही इनकी है, ये ध्यान रखना, और आई हुई है, काव्य, कला तथा अन्य निबंध। अभी हम शुक्ल युग में ही चल रहे हैं। शुक्ल युग के ही एक और लेखक आते हैं जिनका नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद को हम क्या कह सकते हैं? कहानी सम्राट, कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट, उपन्यास सम्राट, उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। यानी सबसे प्रसिद्ध कहानीकार, सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? तो वो आपके हैं प्रेमचंद। तो प्रेमचंद की कहानी समझो भाई, कहानी क्या है? प्रेमचंद की कहानियां, क्योंकि कहानीकार प्रेमचंद बहुत मशहूर कहानीकार हैं, तो कहानियां इनकी पढ़ना बहुत जरूरी है। आ भी चुकी हैं, इस बार भी आई थी एग्जाम में एक पेपर में। तो भाई प्रेमचंद की एक तो पूस की रात कहानी है, दूरदर्शन पर इसकी कहानी ऑलरेडी फिल्माई भी गई है। मंत्र कक्षा 9 में बच्चे पढ़ते हैं। कफन, घीसू और माधव दो इसके पात्र हैं जो कफन बेचकर, कफन के पैसों से अपनी स्त्री के लिए कफन ना लेकर के वो उन पैसों से शराब पीता है। तो कफन कहानी इस कहानी पर इसी कथानक पर आधारित है। पूस की रात तो बताया ना। पंच परमेश्वर, ईदगाह, नमक का दरोगा, नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा, बूढ़ी काकी, तमाम ऐसी कहानियां हैं प्रेमचंद की। वैसे प्रेमचंद की लगभग 300 से अधिक कहानियां हैं, लेकिन कुछ प्रमुख कहानियों के नाम ही आपको याद करना है। उपन्यासों में सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र जो कि अपूर्ण उपन्यास है, इसको याद कर लेना। इसकी ट्रिक मैं दे देता हूं, सेप्रे रंका निगक गोमम, सेप्रे रंका, हाँ कैसे लिखेंगे? से प्रे रंका नी ग क गो मम, ऐसे ट्रिक से याद कर लेना। से सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। तो से प्रेरंका निगक गोमम, से प्रेरंका निगक गोमम, से प्रेरंका निगक गोमम, से प्रेरंका निगक गोमम। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, ये उपन्यास जो हैं ये अपूर्ण उपन्यास हैं। क्या है?
अपूर्ण उपन्यास है। मंगलसूत्र जो है ये केवल मंगलसूत्र ही अपूर्ण है, बाकी पूर्ण उपन्यास हैं। तो ये उपन्यासों की ट्रिक है और इससे ट्रिक से आप याद कर लीजिए, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान आ जाए। राय कृष्णदास भी एक शुक्ल युग के ही लेखक हैं जिन्होंने साधना और छायापथ, इनके दो मशहूर गद्य गीत हैं। तो आपसे या तो ये पूछ लेगा गद्य गीतकार कौन है, या तो आपसे पूछ लेगा छायापथ के लेखक, साधना के लेखक। साधना के लेखक कई बार पूछा भी गया है। तो गद्य गीतकार हैं राय कृष्णदास, एक बार ये पूछा गया है, और साधना किसकी रचना है या साधना गद्य गीत विधा की रचना है, किसने लिखा, ये पूछा गया है। नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी एक आलोचक हैं, कहा जाए तो छायावाद कालीन आलोचक हैं जो कि शुक्ल युग में भी आते हैं। नया साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं आलोचना विधा की रचना है, दोनों ही। तो नंद दुलारे वाजपेयी भी शुक्ल युग के ही हैं। हरिकृष्ण प्रेमी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिशोध, रक्षाबंधन, शिवा साधना, आहुति, स्वप्नभंग, पाताल विजय, ये सब नाटक हैं हरिकृष्ण प्रेमी के। हरिकृष्ण प्रेमी नाटककार के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी उपन्यास है। विराट की पद्मिनी उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा की। ठीक है, तो इनकी ध्यान रखना। चलो, इसके बाद आती है महादेवी वर्मा। इनको तो आप जानते हैं, छायावाद की कवयित्री हैं, परंतु गद्य रचनाएं भी इन्होंने लिखी हैं, इसलिए इनको हम शुक्ल युग में भी रख सकते हैं। ये बात समझ में आई? तो शुक्ल युग की भी कवयित्री कह सकते हैं। रचनाएं इनकी हैं, स्मृति की रेखाएं संस्मरण है, अतीत के चलचित्र रेखा चित्र है, पथ के साथी संस्मरण है, श्रृंखला की कड़ियां संस्मरण है, नहीं श्रृंखला की कड़ियां निबंध है। ठीक है, श्रृंखला की कड़ियां क्या है, निबंध है। इसको आप याद कर लीजिए, ये संस्मरण नहीं है, श्रृंखला की कड़ियां जो हैं इसको निबंध आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, निबंध। ठीक है, हाँ निबंध है। अच्छा, स्मृति की रेखाएं संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, अतीत के चलचित्र संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं। तो दोनों संस्मरण भी कह सकते हो, रेखा चित्र भी कह सकते हो। अतीत के चलचित्र रेखा चित्र है, स्मृति की रेखाएं संस्मरणात्मक रेखा चित्र, ऐसे आप दोनों ही मानिए। तो दोनों विधाओं में दोनों माने जाते हैं। वो कैसा प्रश्न बनता है उस पर डिपेंड करेगा। राम कुमार वर्मा एकांकी, दीपदान, रेशमी टाई बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। दीपदान, एकांकी, रेशमी टाई, ये राम कुमार वर्मा की एकांकी हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं और बार बार पूछी जाती हैं। इसके बाद शुक्ल युग की कुछ पत्रिकाएं बहुत ही मशहूर हैं, जैसे हंस, नागरी प्रचाणी पत्रिका, ये बाबू श्याम सुंदर दास इसके संपादक हैं। हंस प्रेमचंद की पत्रिका है। साहित्य संदेश गुलाब राय की पत्रिका है। कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी की है। तो याद रखना, नागरी प्रचाणी पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर दास, हंस के प्रेमचंद, साहित्य संदेश के बाबू गुलाब राय, कर्मवीर के माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, इसके बाद ये आता है शुक्लोत्तर युग। भैया ये क्या है, ये शुक्लोत्तर युग है। शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग, इसी को हम छायावादोत्तर युग कहते हैं। ये 1938 से लेकर के 1950 तक चला। शुक्लोत्तर युग कब से कब तक चला, 1938 से लेकर के 1950 तक चला। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आराम से आप देख लीजिएगा, वहां पर ये सही मिलेगा आपको। ठीक है, तो 38 से 50 तक जो समय रहा वो शुक्लोत्तर युग का रहा समय। इसके भी मुख्य लेखकों में सबसे पहले देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर चूंकि प्रगतिवाद के हैं, यानी छायावादोत्तर युग के कहे जाते हैं, तो इन्हीं को हम शुक्लोत्तर युग के कह सकते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय निबंध है। अर्धनारीश्वर निबंध है, किसका है, रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर के कई लोग इसकी इस नाम से रचना किए हैं, लेकिन वो जब भी जिसका नाम आएगा तो मैं बताता रहूंगा। लेकिन अर्धनारीश्वर फिलहाल यहां पर निबंध के लेखक रामधारी सिंह दिनकर भी हैं। ठीक है, और लोग भी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी शुक्लोत्तर युग में ही आते हैं। इनका है अशोक के फूल, कुटज, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व, ये निबंध संग्रह है। अब कल्पलता वासुदेव शरण अग्रवाल का भी निबंध माना जाता है, और
हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी माना जाता है, बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो यहां पर कल्पलता, आलोक पर्व, अशोक के फूल, कुटज, विचार और वितर्क, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो क्या बोलते हैं इनको, अरे उपन्यास हैं, तो बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख, ये उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। इसकी ट्रिक है बापू अचा, बापू अचा, ऐसे याद कर सकते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख, 4 उपन्यास इनकी बहुत मशहूर हैं। उपन्यास विधा की रचनाएं हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख, ये सब ध्यान रखना। ठीक है, बहुत आता है। बाण भट्ट की आत्मकथा तो है, आत्मकथा नहीं है, ये उपन्यास विधा की रचना है, बट आत्मकथा लिखी है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपसे बार बार इस सवाल इसको ध्यान में रखना, बार बार पूछा जा सकता है और कई बार यह पूछा भी गया है। क्या पूछा गया है? बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की है, याद रखना। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि आपके पाठ में, आपके किताब में भी हैं ये। भगवती चरण वर्मा, चित्रलेखा, पतन, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये उपन्यास हैं भगवती चरण वर्मा के। चित्रलेखा, पतन, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये उपन्यास किसके हैं? भगवती चरण वर्मा के। रांगे राघव बहुत इंपॉर्टेंट लेखक हैं शुक्लोत्तर युग के। तूफानों के बीच रिपोर्टाज है रांगे राघव का। ठीक है, फिर विनय मोहन शर्मा, साहित्यावलोकन, आलोचना विधा की रचना है, विनय मोहन शर्मा इनके लेखक हैं। सिंदूर की होली, नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। ठीक, राम वृक्ष बेनीपुरी, गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, पतितों के देश में। एक सवाल यहां से बन चुका है 25 में भी। उपेंद्र नाथ गिरती दीवारें, जय पराजय और तौलिए एकांकी है, उपेंद्र नाथ अश्क की। फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल उपन्यास है। दीर्घ तपा भी लिख लीजिए, दीर्घ तपा, जुलूस, जुलूस, ठीक है, दीर्घ तपा, जुलूस, मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में एक चीज और ध्यान रखना, ये एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। कौन है? आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जो प्रख्यात हैं वो हैं आपके कौन से? फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, इसके बाद शुक्लोत्तर युग की कुछ पत्रिकाओं में, जैसे विशाल भारत है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की, और आलोचना पत्रिका है राम कुमार वर्मा की। संपादन करता मतलब यहां संपादक है, और यह है पत्रिका। हरिजन सेवक वियोगी हरि की पत्रिका है। सम्मेलन वियोगी हरि की पत्रिका है। छाया पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी इसके संपादक हैं। हिंदी नवजीवन हरिभाव उपाध्याय की है। चांद महादेव देवी वर्मा की है। चांद के और भी संपादक हैं। देखो, एक पत्रिका के कई संपादक हो सकते हैं, तो इस भ्रम में मत पड़िएगा। इसके बाद आता है स्वतंत्रोत्तर युग, यानी शुक्लोत्तर युग के ही अंतर्गत ये है। शुक्लोत्तर युग का मतलब है शुक्ल युग के बाद का जो युग है वो शुक्लोत्तर युग है। तो स्वतंत्रोत्तर युग का मतलब क्या है? स्वतंत्रता के पश्चात का युग। तो आप सीधी सी बात है 1947 के बाद का युग। तो यहां पर लिखेंगे हम 1950 से अब तक जो आ रहा है वो स्वतंत्रोत्तर युग है, लेकिन शुक्लोत्तर युग भी कह सकते हैं। इसमें जो आते हैं मुख्य लेखक वो हैं अज्ञेय, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तार सप्तक, शेखर एक जीवनी उपन्यास है। तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक 7 कवि थे। तार सप्तक में कितने कवि थे? 7 कवि थे। तो तार सप्तक के संपादक भी हैं। शेखर एक जीवनी, अब देखो यहां पर ध्यान रखना, जीवनी लिखा है लेकिन ये क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। तो शेखर एक जीवनी क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। एक बूंद सहसा उछली, ये यात्रा वृत्तांत है। और नदी के द्वीप, ये भी उपन्यास है। तो अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी, ये भी याद रखना।
अपने अपने अजनबी भी उपन्यास अज्ञेय का है। नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी उपन्यास अज्ञेय के हैं। तार सप्तक काव्य संकलन है। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत है। अरे यायावर रहेगा, याद भी इन्हीं की रचना है। इसके बाद जैनेन्द्र कुमार आते हैं। जैनेन्द्र कुमार का प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, त्यागपत्र, परख, एक और उनकी है परख, सुनीता, ठीक है, परख, सुनीता, त्यागपत्र, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, ये सब जैनेन्द्र कुमार की रचनाएं हैं। ये उपन्यास हैं, त्यागपत्र, जड़ की बात, परख और सुनीता। ठीक है, ये क्या है, उपन्यास हैं, परख, सुनीता, त्यागपत्र। इसकी ट्रिक याद कर लो, पसुत्या जैनेन्द्र, पसुत्या जैनेन्द्र यानी परख, सुनीता, त्यागपत्र जैनेन्द्र की उपन्यास हैं। अमृतलाल नागर स्वतंत्रोत्तर युग के ही लेखक हैं, कह सकते हो शुक्लोत्तर युग के हैं। बूंद और समुद्र, अमृत और विष इनकी रचनाएं हैं। उषा प्रेमवदा की वापसी कहानी है। हरिवंश राय बच्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनको मत भूलिएगा, मैं पहले ट्रिक दे देता हूं। क्या नी बद, क्या भूलूं, क्या याद करूं रे, क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक। आत्मकथा के 4 भाग हैं, जो कि लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। याद रखना, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा है। पहला भाग क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की पहली आत्मकथा का पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं। नीड़ का निर्माण फिर दूसरा भाग, बसेरे से दूर तीसरा भाग, और 10 द्वार से सोपान तक चौथा भाग। इसके बाद विद्यानिवास मिश्र हैं, तुम चंदन हम पानी, इनकी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और विष्णु प्रभाकर जिन्होंने आवारा मसीहा जीवनी लिखी है, इसमें शरद चंद्र की जीवनी है। और ये भैया छाया हुआ प्रश्न है, बार बार पूछा गया, बहुत पूछा जाता है। आवारा मसीहा जीवनी विष्णु प्रभाकर की लिखी गई जीवनी विधा की रचना है, शरद चंद्र की इसमें जीवनी है। और फिर आगे देखते हैं धर्मवीर भारती की कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। जयप्रकाश भारती अनंत आकाश आलोचना है, ये नहीं, देखिए जयप्रकाश भारती की रचनाओं का कुछ लेखा जोखा है नहीं कि कौन सी विधा की, और इनकी विधा पूछी भी नहीं जाती। तो अनंत आकाश जयप्रकाश भारती को याद रखिएगा। नागार्जुन का बलचनामा उपन्यास है, और बाबा बटेसर नाथ उपन्यास है नागार्जुन का, तो ये याद रखना। इसके बाद है मन्नू भंडारी, यही सच है इनका उपन्यास है मन्नू भंडारी का। ठीक है, कमलेश्वर की एक उपन्यास है कितने पाकिस्तान, ये भी ध्यान रखना, कितने पाकिस्तान के लेखक हैं कमलेश्वर, विधा उपन्यास। भीष्म साहनी की तमस उपन्यास है, चीफ की दावत कहानी है भीष्म साहनी की। मोहन राकेश का बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहन राकेश कई बार पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना मोहन राकेश। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। ठीक है, ये इनके क्या है, नाटक हैं। मोहन राकेश एक नाटककार हैं। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, और लहरों के राजहंस। फिर है शिवानी, शिवानी की एक कहानी है लाटी कहानी। अपराजिता भी इन्हीं की कहानी है। डॉक्टर नगेंद्र का रस सिद्धांत आलोचनात्मक ग्रंथ है, बहुत मशहूर है, याद रखना। अब यहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न आता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से एक सवाल बनना तय है आपकी बोर्ड परीक्षा में। क्या बनेगा कि आदिकाल को किस नाम से किसने पुकारा, समझ गए आप, कि आदिकाल को किस, आदिकाल का कौन सा नाम किस विद्वान ने दिया है, पूछा जाता है। आदिकाल को चारण काल किसने कहा, तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा मिश्र बंधुओं ने। आदिकाल को बीजवपन काल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को वीरकाल किसने कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल किसने कहा, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अब देखो यहां पर कंफ्यूजन ना हो, इसलिए सबसे पहले ये समझिए,
आदिकाल को जो चारण काल कहा वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। आदिकाल को संधि काल और चारण काल किसने कहा? रामकुमार वर्मा ने। तो आपको जो सवाल बनेगा उसमें पूछेगा चारण काल किसने कहा, आदिकाल को चारण काल किसने कहा। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ऑप्शन जब नहीं होगा तो आप रामकुमार वर्मा को टिक करेंगे, क्योंकि रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को दो नाम दिए, संधि काल और चारण काल। तो चारण काल रामकुमार वर्मा ने भी कहा, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी कहा, संधि काल रामकुमार वर्मा ने भी कहा। ठीक है, याद रखना। इसके बाद सिद्ध सामंत काल है राहुल सांस्कृत्यायन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को जयकाल किसने कहा? जयकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। आदिकाल को संक्रांति काल किसने कहा? बहुत सुंदर सवाल। संक्रांति काल राम प्रसाद मिश्र ने कहा। आधार काल किसने कहा? सुमन राजे ने कहा। ठीक है, आधार काल किसने कहा? सुमन राजे ने कहा। तो आदिकाल के ये नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना, जिसमें बीज वपन काल और वीरगाथा काल। बीज वपन काल, वीरगाथा काल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। संधि काल, चारण काल और यहां पर एक और हमने जो बताया आपको सिद्ध सामंत काल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है कि किसने कहा। तो बराबर हमारे साथ बने रहिए, ज्ञान सिंधु क्लासेस के साथ बने रहिए आप। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस मेन चैनल, यहां पर 10 और यहां पर 12 और 11 और 12 की क्लासेस मिलेंगी आपको। कई विषयों की कोशिश करेंगे, जितने विषयों के अध्यापक हमको मिलते जाएंगे हम उन विषयों को आपको स्टार्ट कराते जाएंगे। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके साथ हम हैं, आप हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं और ज्ञान सिंधु का साथ है, तो डरने की क्या बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग, इसकी डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पहले तो इस वीडियो को पढ़िए, पीडीएफ तो 24 घंटे बाद ही मिलती है, इसको पढ़िए और फिर 24 घंटे बाद पीडीएफ अपडेट हो जाएगी, या फिर आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता अपडेट कर दी हो टीम ने तो तुरंत भी मिल जाती है। तो अच्छे से पढ़िए। देखो, पीडीएफ के सहारे मत रहिए, पहले वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि पीडीएफ में त्रुटियां हो सकती हैं, वीडियो में मैं सुधरवाता रहता हूं। मैं हर बार यही आपको बताता हूं, हर क्लास में बताता हूं कि आप पीडीएफ पर विश्वास बिल्कुल भी मत करिए। क्यों? क्योंकि पीडीएफ गलत हो सकती है, लेकिन जो हम वीडियो पढ़ाते हैं उसमें त्रुटियां होने की संभावना होती ही नहीं है। ठीक है, तो जहां जहां मैंने सुधरवाया है सुधार लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़े, प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो 98 और 100 आउट ऑफ 100 दिला के रहेंगे आपको। लेकिन शुरुआत से आप बने हैं तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे। ठीक है।